दो साम्राज्यों, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईसा पूर्व। या यावर साम्राज्य। चित्र में दिखाए गए साम्राज्य। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने से दो शताब्दी बाद उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। 6वीं सदी के तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापार संबंधों का विकास हुआ। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों का लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क में से भी बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्ट के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। चतुर्थ सदी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा अब भारत में ब्यास तक क्षेत्रों को जीत लिया। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया, यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में से आदर्श और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हेलोनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनिजिशन कहते थे। यूनानी भाषा इस क्षेत्र का एक जानी पहचानी भाषा बन गई। लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों व विचार की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक पहल का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतावली नगर राज्य के छोटे किंतु सुगठित सैन्य बल ने दूसरी सदी से उत्तर अफ्रीका और पूर्व भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। उस समय रोम एक गणतंत्र था, यद्यपि वहां की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी। लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। प्रथम शती ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लातीनी, जो रोम में बोली जाती थी, साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते रहे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शती ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। चतुर्थ शती ईसा में सम्राट कंस्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य की काफी हद तक ईसाईकरण हो गया। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी सदी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन पश्चिमी में सीमावर्ती क्षेत्र गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य
कि जनजातियां तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमण में वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेद में जुड़ गए। फलतः 5वीं सदी के आते आते पश्चिम में यह साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं सदी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। ये कोरिन्थ के यूनानी नगर के भग्नावशेष, कोरिन्थ नगर के यूनानी नगर के ये भग्नावशेष चित्र में दिखाई गई है। 7वीं सदी और 15वीं सदी के बीच पूर्वीय रोमन साम्राज्य कुस्तुनिया केंद्रित की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया था। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मुहम्मद, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, के अनुयायियों या उनके उत्तराधिकारियों, जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया, द्वारा स्थापित किया गया था। इस इलाके के यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारी तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों, विभिन्न तुर्की जनजाति को आकर्षित किया। उन्हें प्रायः इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। साम्राज्य बनने और बनाए रखने के लिए ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारी तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित थे, ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों से फायदा हो सके। सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों से सैन्य संगठन का भी प्रयास किया। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धि का महत्ता प्रायः उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं फारसी, यूनानी, लैटिनी और अरबी महत्वपूर्ण हो गई। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसकी एक वजह थी कि वे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसा इन साम्राज्यों और उत्तर के पशुचारी लोगों के संबंध में आए गए संकट के कारण भी था। इन पशुचारी लोगों ने इन साम्राज्यों को व्यापार में तो दमिश्क में इस महान मस्जिद का निर्माण 714 ईसा पूर्व हुआ था। ये महान मस्जिद का निर्माण दमिश्क में हुआ था। समर्थन मिलता ही था, साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी इनसे मिलती थी। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोग द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न निरीह जातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम सदी के ईसा के आरंभिक काल में फिलिस्तीनी में उदित हुआ, और इस्लाम धर्म जो 7वीं सदी में उद्भूत हुआ, के विषय में भी सत्य था। काल क्रम 2 लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक ये चित्र दिखाया गया है कालक्रम के लिए। इस कालक्रम के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य, इनमें से कुछ जैसे कि रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे और 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। इस समय प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का उदय हुआ। पुस्तक लिखी गई और विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं, इस काल में पहली बार प्रयोग में आई।
तिथि अफ्रीका यूरोप 100 से 50 ईसा पूर्व समुद्री मार्गों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के केले पूर्वी अफ्रीका में लाए गए। स्पेर्टकस 1 लाख गुलामों को का नेतृत्व करते हैं। 50 से 1 क्लियोपेट्रो मिस्र की रानी। 51 से 30 ईसा पूर्व रोम में कोलोसस का निर्माण 73 ईसा पूर्व हुआ। 1 से 50 ईस्वी, 50 से 100 ईस्वी, 100 से 150 सिकंदरिया के नायक ने भाप से चलने वाली मशीन बनाई। रोमन साम्राज्य पर अपने शिखर पर 150 से 200 सिकंदरिया के टालमी ने भूगोल पर एक पुस्तक लिखी। 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, एक सम 330 में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। कर्नस्टेनटाइन सम्राट बनते ही कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना की। 350 से 400 में रोमन साम्राज्य का पूर्व और पश्चिमी 2 बराबर भागों में विभाजित हुआ। 400 से 450 यूरोप के वेंडल लोगों द्वारा उत्तर अफ्रीका में राज्य की स्थापना 429 में हुई। उत्तर मध्य और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण 450 से 500। गाल फ्रांस में क्लोविस का ईसाई धर्म को अपनाना 496 में। 500 से 550 इटली में सेंट बेनेडिक्ट द्वारा एक मठ की स्थापना। 526 में इंग्लैंड में सेंट अंगस्टीन द्वारा ईसाई की शुरुआत। 596 में गैग्रो महान 590 द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखना। 550 से 600 में 600 से 650 में कुछ मुसलमानों का असीबिनियाई 615 से प्रवास हिजरा। 650 से 700 अरबी मुसलमानों को मिस्र के दक्षिण में स्थित निबुआ में संधि। 652 बेडो द्वारा अंग्रेज चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा गया। 700 से 750, 750 से 800, 800 से 850 घाना में राज्य का उदय। शार्लमेन फ्रैंको के राजा को पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि 800 में मिली। 850 से 900 में केव और नोवगोरोड में प्रथम रूसी साम्राज्य की स्थापना। 900 से 950 में पश्चिमी यूरोप पर समुद्री दासों का आक्रमण। 950 से 1000 से 1050 तक 1050 से इटली में सोलेरेनो में मेडिकल स्कूल की स्थापना। 1030 1050 से 1100 में अल्मोराविद राज्य। 1056 से 1147 को घाना से दक्षिण स्पेन का विस्तार। नॉर्मैंडी के विलियम का इंग्लैंड पर आक्रमण और फिर शासक बनना। 1066 से प्रथम युद्ध धर्म युद्ध की घोषणा। 1095 से 1150 जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे की शिल्प कृतियों के उत्पाद और लंबी दूरी के व्यापार के केंद्र के रूप में उदय। 1120 से 1450 तक। 1150 से 1200 में नॉर्थे दम कैथीड्रल के निर्माण कार्य का आरंभ। 1163 1200 से 1250 में इथोपिया में ईसाई चर्च की स्थापना। 1200 पश्चिम अफ्रीकी माली राज्य में टिम्बुक्टू एक शिक्षा के केंद्र के रूप में संवेदना और सादगी पर बल देते हुए असीसी के सेंट फ्रांसिस्को द्वारा एक मठ संगठन की स्थापना। 1209 मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले राजा के विरुद्ध इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह। राजा कानून के अनुसार शासन करने को सहमत। 1250 से 1300 में ऑस्ट्रिया में 1918 तक राज्य करने वाले हैब्सबर्ग वंश की स्थापना। तिथि एशिया और दक्षिण एशिया। 100 से 50 इस चीन में हान साम्राज्य। एशिया से यूरोप तक रेशम मार्ग का विकास। शाक और बक्सी यूनानियों द्वारा उत्तर पश्चिम में राज्यों की स्थापना। दक्कन में 7 वाहनों का उदय। 50 से 1 में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप में बढ़ता व्यापार। 1 से 50 रोम साम्राज्य के एक प्रति जूडिया में ईसा अरब पर रोमन आक्रमण। 24 को 50 से 100 में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में कुषाण राज्यों की स्थापना। 100 से 150 में चीन में कागज का आविष्कार। 118 प्रथम भूकंप लेखी का निर्माण। 132 150 से 200 में 200 से 250 में हान
हान साम्राज्य का अंत 221, फ्रांस में सासानियों का राज्य 226, 250 से 300 में राजमहल में चाय, चीन 262 में चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग, चीन 270, 300 से 350 में चीनियों द्वारा घोड़सवारी करते वक्त रकबा का प्रयोग, गुप्त वंश की स्थापना 320 में, 400 से 450 350 से 400 में फायसियन की चीन से भारत की यात्रा, 399, 400 से 450 में आर्यभट्ट खगोल विज्ञान और गणितज्ञ, 450 से 500, 550 500 से 550 में और 550 से 500 600 में जापान में बौद्ध धर्म का आगमन, और 594 चीन में अनाज के आगमन के लिए 34 वर्ष में 50 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रैंड कैनाल का निर्माण, 584 से 618 में एहोल और बदामी में चालुक्य मंदिरों का निर्माण, 600 से 650 में चीन में तांग वंश, 618 हजरत मोहम्मद का मदीना की ओर प्रस्थान, हिजरी युग का आरंभ, 622 ससनी साम्राज्य का पतन, 642 जुआंग जांग का चीन से भारत की ओर प्रस्थान, नालंदा का शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उदय, 650 से 700 में उमाय्या खिलाफत, 651 से 750, 700 से 750 उमाय्या की एक शाखा द्वारा स्पेन पर विजय, चीन में तांग वंश की स्थापना, अरबों का सिंध पर विजय, 712, 750 से 800 में अब्बासी खिलाफत की स्थापना और बगदाद का एक मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्य केंद्र बनना, 800 से 850 में कंबोडिया में खेमर राज्य की स्थापना, 850 से 900 में प्रथम मुद्रित पुस्तक, चीन 868, 900 से 950, 950 से 1000 चीन में कागजी मुद्रा का प्रयोग, 1000 से 1050 इब्न सीन एक फारसी डॉक्टर चिकित्सक के ऊपर एक पुस्तक लिखता है जिसके अनुसरण सदियों तक किया जाता है, महमूद गजनी का उत्तर पश्चिमी पर आक्रमण, अलबर्नी का भारत आगमन, तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण, 1050 से 1100 में अल्प अरसालान तुर्की द्वारा तुर्की राज्य की स्थापना, 1075, 1100 से 1150 में चीन में आतिशबाजियों के प्रदर्शन का पहला लिखित विवरण कलहण द्वारा राजतंगड़ी की रचना, 1150 से 1200 में कंबोडिया के अंकेर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर, 1180 अंकोर वाट में मंदिर का प्रांगण, 1200 से 1250 चंगेज खान द्वारा सत्ता की दृढ़ करना, 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना, 1250 से 1300 में चंगेज खान का पोत कुबलई खान चीन का सम्राट बनते हैं, अमीर खुसरो 1253 से 1325 ने कविता और संगीत के नए रूपों की शुरुआत की, कुणांक का सूर्य मंदिर, तिथि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप, 100 से 150 ईसा पूर्व, 50 से 1 से 50 ईस्वी, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, मेक्सिको में टियोटुहुकान नगर राज्य की स्थापना, माया के अनुष्ठानिक केंद्र, खगोल शास्त्र का विकास, चित्रमय क्रियाकलाप, ऐसे 5 घटनाएं प्रक्रियाएं बताइए जिनमें लोगों का विभिन्न क्षेत्रों महाद्वीपों के आर पार आवागमन रहा, इन घटनाओं प्रक्रियाओं का अपने समय में क्या महत्व था, 300 से 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 550, 500 से 550, 550 से 500, 600, 600 से 650, 650 से 700, 700 से 750, 750 से 800, 850 से 900, 900 से 950, 900 950 से 1000, उत्तर अमेरिका में प्रथम नगर का निर्माण लगभग 990 ईस्वी में पोलिनेशिया के मोरी मार्ग निर्देशक द्वारा न्यूजीलैंड की खोज, 1000 से 1050, 1050 से 1100 में पोलिनेशिया के द्वीपों में शकरकंद की पैदावार मूलतः दक्षिण अमेरिका में, 1100 से 1150, 1150 से 1200, 1200 से 1250, 1250 से 1300,
विषय 3, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य में आज अधिकांश यूरोप उर्वरक अर्धचंद्राकार क्षेत्र, फर्टिलाइजर क्रेसेंट यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में बहुत बड़ा हिस्सा था। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा और इस साम्राज्य के लोगों किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय सांस्कृतिक तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दासश्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग पर स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिमी में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्व आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इस समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने इसको शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत से प्राप्त किया। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोत में शामिल समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत एनल्स कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपाइरस पेड़ों के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते थे। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लैटिनी में पाए गए हैं। पेपाइरस का एक सरकंडा जैसे पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजामर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपाइरस पत्रों पर लिखे हुए पाए गए हैं। पैपाइरोलॉजिस्ट यानी पैपाइरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वान द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीजें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्वविद को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपने खोजों में मिलती हैं। जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्ची कारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त है। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छा एक तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्य में अंत संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य यूरोप तक विशाल क्षेत्र के 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और इराक के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश कालों में वे आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक सकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यदि नीचे दिए गए मानचित्र पर नजर डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र
को भूमध्य सागर कहा गया है और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण के दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों का प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डेन्यूब से होता था। दक्षिण की सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इसी प्रकार मानचित्र उत्तर अफ्रीका का, यूरोप और उत्तर अफ्रीका का दिखाया गया है। अटलांटिक महासागर है, गाल एक्टिनिया, एक्विटिनिया, राइन नदी, डेबू नदी, कार्पोथिनिया पर्वत श्रेणी, एल्पस, हिस्पेनिया, पिडनीज पर्वत श्रेणी, बेटिका, गुआदक्विलकल नदी, टेंजियर्स, मोरक्को, एटलस पर्वत श्रेणी, नुमिदिया। भूमध्य सागर का जज ट्यूनिसिया, अफ्रीका, प्रोकैनुस्लेरिस, त्रिपोलितानिया, सिलिस्कस, इधर रोम, नेपल्स, टेरिनियल सागर, एपिनाइन पर्वत श्रेणी, एड्रियाटिक सागर, कैंपियन, होम्पिनियस, ओयोनियन सागर, काराइनिसिस, डेबू नदी के ऊपर कार्पोथियस पर्वत श्रेणी, काला सागर, कुस्तुतुनिया, मकदूनिया, एगियन सागर, एफिसिस, एंटियोका, दमश्क, सिकंदरिया, मिस्र और फयूस, नील नदी, लाल सागर, सहारा मरुस्थल। यह अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दोनों महान शक्तियों ने दुनिया के अधिकांश भागों को आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग ताचीन, बृहद चीन या मोटे तौर पर पश्चिमी कहा करते थे। साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहते हैं। दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरा शताब्दी के मुख्य भाग का की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परिवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। दो महाशक्तियों तथा उनके संबंध साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में सासनी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्र तथा संस्कृतियों का विशाल मिला जुला रूप था, जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लैटिनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भारत में उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लैटिनी भाषा बोलते और लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर की चीरती हुई उस पर अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया, जो कि लैटिनी भाषा थी, और सारेनाएका यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। इस साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक एक ऐसा शासन व्यवस्था थी जिनसे वास्तव सत्ता सेनेट निकाय में निहित थी। सेनेट ने धनवान परिवारों को छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात कहा जा सकता है। व्यवहार के तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, और अगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। बलात् भर्ती वाली सेना वह थी जिसमें कुछ वर्ग या समूह के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी
पड़ती थी। प्रथम सम्राट अंगस्टक ने 27 ईसा पूर्व में राज्य स्थापित किया था जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि आगस्टस आगस्टस स्टाटस एक छत्र शासन और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि केवल एक प्रमुख नागरिक लैटिनी भाषा में प्रिंसेप्स था, निरंकुश शासन नहीं था। ऐसे सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग यानी मुख्य रोम के धनी परिवार का प्रतिनिधित्व था। लेकिन आगे चलकर इसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। रोम के इतिहास के अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लैटिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तक से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार करते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे, पर फिर उनके साथ क्रूरता और हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें 4वीं शताब्दी के 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवाएं शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते थे। यदि सैनिक अपने सेनापति और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो वे आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना में घृणा करती थी और उसे डराती थी क्योंकि वह प्रायः अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से 3री शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चे को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे। सम्राट में संक्षिप्त में सम्राट अभिजात और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेना विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दी में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। अपेक्षाकृत ये रोम के फोरम जूलियस की दुकानें पुराने रोम फोरम्स के विस्तार के लिए 51 ईसा पूर्व के बाद स्तंभों वाले इस चौक पियाजा को बनाया गया। अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशाक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया गया हुआ। उत्तराधिकारी दत्तक और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह मानती थी। उदाहरणतः टिबेरियस 14 से 37 ईस्वी, जो सम्राटों की लंबी कतार में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अंगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का महज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अंगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम 2 शताब्दी में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अंगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि उसमें
और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अंगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आवागमन दशकों तक चले रहे आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्रजान ने 113 से 17 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों को निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी ने उन इलाकों को छोड़ दिए। गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देशों में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है। सम्राट ट्रोजान का स्वप्न भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियाक में सर्दी के बाद 115 से 116 में ट्रोजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफोन तक चला गया और फिर वह फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्य पोत का लालायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसे जवान होता। स्रोत फर्गस मिलर द रोमन नियर ईस्ट। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम साम्राज्य राज्य क्षेत्र की ओर बढ़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेराड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दीनारियस 1,25,000 की ग्रा सोने के बराबर आमदनी होती थी। दीनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। निकटवर्ती पूर्व रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। वास्तव में इटली के सिवा जिन उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्रों प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनियाई की सीमा तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरे शताब्दी के मध्य से लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। ये स्थानीय राज्य थे जो रोम के आश्रित थे। रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे, और बदले में रोम ने उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त राज्यों पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थोज, सिकंदरिया और एंटिओक इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय नगर क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्यों में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और सैन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का
एक अत्यंत रोचक पहलू रहा। दूसरी ओर तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया जो कि सेनेट के सदस्य की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राट का समर्थन प्राप्त था। ना नाइम्स के पास पानदू गार्ड्स फ्रांस प्रथम सदी ईस्वी रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतु एक्वाडक्ट्स का निर्माण किया था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस 553 से 268 में सेनेटरों के को सैनिक कमान से हटाकर इसे नए वर्ग को उदय की सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाए। संक्षिप्त में पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इटालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर की अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भाग जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्से, अफ्रीका और पूर्वी भाग पर नए संभ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक, मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली कई ग्रामें शामिल थी। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़कर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांव का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। क्रियाकलाप एक रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन 3 मुख्य का खिलाड़ी थे, प्रत्येक के बारे में 1-2 पंक्तियां लिखनी। रोमन सम्राट अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कैसे करते लेता था, इसके लिए कितना इसका सहयोग महत्वपूर्ण था। डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण बुद्धि वाले आदमियों को भी यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। भंडार शहर में रहने वाले लोगों की फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहले भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। सारे गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर और दालें की काफी बड़ी हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के लिए बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर खत्म कर देने के पश्चात देहाती लोग को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियों, छालों, जड़ें, झाड़ियां और खाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राण को बचाए रखा। गैलेन ऑन गुड्स एंड बैंड डाइट सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन का एक खास विशेषता थी। यह एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान से शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु था और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहां कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम का प्रदर्शन स्पेशल अवश्य होता था। रोमन छावनी बिंडो निशा आधुनिक स्विट्जरलैंड में
में एक रंगशाला प्रथम सदी। इसका प्रयोग सैन्य कवायदों और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन के लिए किया जाता था। तीसरी शताब्दी का संकट। यदि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों से जूझता पाया। ईरान में 225 ईसा की अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्ष के भीतर वह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुद एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शाहपूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियाक पर कब्जा भी कर लिया है। इसी बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदाय जिनमें से प्रमुख एल्माइक, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन तथा डेम्बू नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूचा अवधि में उन प्रांतों को पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर अल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोम वासियों ने डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर बारबियन कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्ष से 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक हैं। इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। लिंग साक्षरता और संस्कृति। रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषता में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यह अवधारणा थी कि सामान्यतः गणतंत्र के परिवर्ती काल प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पितृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पति की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पति की पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इसी प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देने अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16, 18 व 22-23 साल की आयु में की जाती थी। इसीलिए पति और पत्नी के बीच का आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप अगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, ने लिखा है कि माता को उनकी पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए वहाँ के अधिकतर पत्नियां इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोच दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था, कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरणतः अवांछित बच्चों के मामले। सेंट ऑगस्टिन 354 से 396 से उत्तर अफ्रीका में हिम्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर ये बहुत शक्तिशाली होते
थे। मामले में उन्हें जिंदा रखने व मारने तक कानून का अधिकार प्राप्त था, ऐसी जानकारी मिलती है। वे कभी कभी पिता पशुओं शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। पढ़ने और लिखने का दैनिक प्रयोग प्रायः छोटे मोटे संदर्भों में है। साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित ही कामचलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफी अलग थी। उदाहरणतः पोम्पई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गई थी, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है। वहाँ कामचलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर के अभिलेखण ग्रेफिट पाए गए हैं। इनमें से एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन जो पोम्पई की दीवार पर लगा है कहता है, दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उपबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरा भरा कर गिरी नहीं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पाइरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति को अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु वह भी साक्षर निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोग में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिक, फौजी अफसर और संपदा प्रबंधन में। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियां, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजाति और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्चिम में का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र की कप्टिक, उत्तरी अफ्रीका के प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में कर्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाई संस्कृति पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक कि उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। उदाहरण के लिए अर्मीनियाई भाषा का लिखन भी। ये चित्र में एडेसा में 25वीं कारी दूसरी सदी में सीरिया के इस अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ जो लोग दिखाई गए हैं वे राजा अबगर की पत्नी तथा परिवार के सदस्य हैं। पम्पोई एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष, कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए हैं। क्रियाकलाप। रोमन साम्राज्य में स्त्री कहाँ तक आत्मनिर्भर थी? रोमन परिवार की स्थिति की तुलना आज के भारतीय परिवार की स्थिति से करें। बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी से शुरू हुआ, हालांकि तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का काप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लैटिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप में कैथोलिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो ही गया था। आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाहों, खदानों, ईंट भट्ठों, जैतून के तेल की फैक्ट्री आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूर, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मद थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़ों बहुत बड़ी संख्या में भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्टिको स्थल पर 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से
सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। फ्रांस के दक्षिण तट के पास पंत भोगी पहली सदी के ये एम्फोरा इतावली है, जिन पर फोड़ी झील के निकट के उत्पाद की मुहर लगी हुई है। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूने के साथ मिला करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हम अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोकर्तव्य पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें डेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक डेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों के रूप में सुनिश्चित किया था। डेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविदों यह बात बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतावली प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादक ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक जैसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरे तथा चौथे शताब्दी के अधिकांशतः भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईसा के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्तित 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में एगियन दक्षिण एशिया माइनर तुर्की, सीरिया और फिलिपीन व्यापारी अंगूर, शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। क्रियाकलाप 3 मिट्टी के बर्तनों अवशेषों पर काम करने वाले पुरातत्वविदों बहुत कुछ जासूसों की तरह होते थे। क्यों स्पष्ट करें, एम्फोरा हमें रोम काल के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के आर्थिक जनजीवन के बारे में क्या बताता है। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपने असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पोनिया, सिसिली, मिस्र में कम गैलीली बाइजेकियम, ट्यूनिसिया, दक्षिणी गाल जिसे गैलिया नर्बेनेसिस कहते थे, तथा बायएटिका दक्षिणी स्पेन, स्ट्रैबो तथा प्लिनी जैसे लेखक के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य की घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूर शराब कैम्पोनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम की भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसिफस ने लिखा कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिणी गुआडाक्विविर नदी के किनारे के साथ साथ बसी अनेक जमींदारी फंडी में आता था। ऋतु प्रवास से तात्पर्य ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़, बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों की मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। दूसरी ओर रोम क्षेत्र में के अनेक बड़े बड़े हिस्सों बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरणतः निमूरिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास ट्रांसशूमेंसेस
व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ के ओवन आकार की झोपड़ियां, जिन्हें मैपालिया मैपालिया कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहे की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी, जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठें कि एक प्राचीन दुनिया थी, इसीलिए उस समय के लोग एवं सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदमी या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत है। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति की तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खदानें में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन व्यापार के रूप में प्रयोग होता था। सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम के संपन्नता अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। श्रमिकों पर नियंत्रण। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दास की जड़ें बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म को बनाने के बाद इसे एक गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के सामने में सही हो सकती थी, जहां अंगस्टक के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्हें दिनों दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसी संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने का सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दास के प्रति क्रूरता व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। नीरो के शासन काल में घाटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए। एक इतिहासकार क्या कहता है, हाशियों पर बॉक्स में। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वाले को दास प्रजनन, सेल्फ ब्रीडिंग अथवा वेतनभोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुत ज्यादा प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसीलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वीय प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी
और इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था को व्यापार प्रबंधन के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किए जाने लगा। यहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर से बहुत ध्यान दिया। दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जिम्मेदारों को अपनी जरूरत से दोगुनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों की सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंध श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से ये बाक्स दासों के प्रति व्यवहार। कुछ ही समय बाद शहरों की शासकीय ल्यूसियस पेंडिनियस सेकेडस का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवनों को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मशाल लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिक के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। टैसीटस 55 से 117 आरंभिक साम्राज्य का इतिहास का दास प्रजन गुलामों की की संख्या बढ़ाने के एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे। सामने के पृष्ठ पर आरंभिक तीसरी सदी के चर्चल अल्जीरिया और पच्चीकारी यहाँ कृषि के दृश्य, ऊपर बीजू बोना व हल चलाना, नीचे अंगूर के बागानों में काम करना से अधिक बैठती थी। नियोक्ता की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया था कि छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन कामचोरी। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन का विस्तार से विचार किया जाता है। वरिष्ठ प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक के लेखक, ने दास समूहों के प्रयोग को यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में सबसे कम काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों से जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता है। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांशतः फैक्ट्री श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया में फ्रैंकिनेंस यानी सुगंधित राल रेजिन की फैक्ट्री की हालत में वर्णन किया है, जहां उनके अनुसार कितनी भी कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। कामगारों के एप्रेन की एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाल वाली मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सब भी कपड़े उतारने पड़ते थे। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि तीसरे शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया कि वे इसीलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम
में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती थी। 398 के एक कानून में यह कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। दूसरी शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए अगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र में हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। अगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या, ये चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र आपका है फ्रैंकीसी को, एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था, जिसे बोसबेलिया के पेड़ों से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद करके इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था। फ्रैंकीनेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी। यह विद्रोह जूडिया के रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरता से दबा दिया था। इन बच्चों को आजाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदार का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र बांड नष्ट कर डाले। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए। अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था कि 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और पूर्वी क्षेत्र से श्रमिक को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूरे सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। कुछ दस्तावेजों पैपाइरस का बहुवचन से हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में, वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। क्रियाकलाप 4। इस अध्याय में तीन ऐसे लोगों का उल्लेख किया गया है जिनकी रचनाओं का प्रयोग ये बताने के लिए किया गया है कि रोम के लोग अपने कामगारों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? उस अनुभाग को स्वयं फिर से पढ़िए और उससे उन दोनों तरीकों का वर्णन कीजिए जिनकी सहायता से रोम के लोग अपने श्रमिक पर नियंत्रण करते थे। सामाजिक श्रेणियां। आइए अब हम और अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक रचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टैसीटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर पेट्रस, शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वरोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घराने से था, फूहड़ निम्नतर वर्ग यानी कारू, प्लेबर्स, सोरडीडा जो उनके अनुसार सर्कस एवं थिएटर तमाशे देखने के आदि थे, और अंततः दास। 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्यता लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इटालिय परिवार के थे। साम्राज्य के परिवर्ती काल में जो 4थे शताब्दी के प्रारंभ भाग में कंस्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ और टैसीटस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह सेनेटर और नाइट या अश्वरोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात
आर्टोस्क्रोपिस बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वीय मूल के थे। यह परिवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्ग में अब नौकरशाही और सेना की सेवाओं से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्धि सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनके बहुत से लोग पूर्वीय प्रांत के निवासी थे। टैसीटस ने इसे सम्माननीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट गिरोह के आश्रित क्लाइंट्स आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। उनमें नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्ग की एक विशाल समूह था, जिसके सामूहिक रूप से ह्यूमोलिओरियस यानी निम्न वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग अस्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार प्रवासी कामगारों जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांशतः श्रम की पूर्ति करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार, जो ऐसा बताया जाता है कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक विशेषकर बड़े शहरों में और वस्तुतः हजारों गुलामों जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के इतिहासकार ओलिपिडोरस ने एक राजदूत भी था लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी, इससे वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। अश्वरोही इक्वाइट्स या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरे सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट्स जिम्मेदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार बैंकर भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। परिवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दी में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खाने से चांदी मिलना बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कांस्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परिवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परिवर्ती काल में वहां के नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग की अपेक्षा अधिक धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी जिंदगी की बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्ति खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से सैन्य न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्ति के प्रशासन में। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट, घसोड़ और लालच के लिए कुख्यात हो गए, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए, साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात एवं श्रेणी जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था, वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहां लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और इसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय
रूप से प्रयोग किया जाता था। इसीलिए चौथे शताब्दी के अंतिम दशक में एब्रोस जैसे शक्तिशाली विपक्षों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो ये विपक्ष भी उतने ही अधिक शक्तिशाली से उनका मुकाबला करें। परिवर्ती परिवर्ती पूरा काल। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियां 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। एक घुड़दौड़ का मैदान, हैम्पीड्रोम, अनेक मंच, दीवारी, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नागार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति में प्रति वर्ष 4,000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब तथा और अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने से में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1,000 से 1,500 पाउंड सोना थी। थेम्स का ओलिपिडोरस परिवर्ती पूरा काल। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उस संस्कृति परिवर्तनों का दृष्टिपात करेंगे। परिवर्ती पूरा काल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास का उस अंतिम दिलचस्पी अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैला हुई थी। यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी उनके अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म और राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन स्पष्ट डियोक्लेशियन 284 से 305 के समय से प्रारंभ हुए। सम्राट डियोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों की सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किला बनवाया, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों ड्यूसिस को अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिससे वे सैन्य अधिकारी अथवा शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। ये चित्र में कैंस्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। इसने सोल्डियस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सालिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कैंस्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था कि दूसरी राजधानी कुस्तुतुनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी तीनों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी के लिए नई सीनेट की जरूरत थी, इसीलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच के प्रेस तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण है। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी
के फलस्वरूप शहरी संपदा का समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापित काल के नए नए रूप विकास हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से अधिक धन संपदा और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परिवर्तित शताब्दियों के पैपाइरस पौधे के पत्तों पर लिखते हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां समुद्र का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रति 25 लाख साल डीस लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। निस्संदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दी में आज 20वीं सदी की तुलना में भी अत्यधिक विकास और घने बसे हुए थे। इस सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धति में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जुनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालियन देवों और यूनानी एवं तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म जूडिशियम था, लेकिन यहूदी धर्म का एक असम मोनोलिथ यानी विविधताहीन नहीं था, अर्थात परिवर्तित पूरा काल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः चौथा या 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में बहुदेववाद पॉलीथीजम विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों से आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई ये सम्राट कैनसेटेंटाइन का 313 में की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा एकासम, इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता था, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा एक संस्कृति एकासम है, तो इसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और उनमें आंतरिक एक रूपता है। ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच फैलाया गया और वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया गया। धर्म प्रचारक यहाँ प्रचलित बहुदेववादी मंत्रों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जन साधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। ऐसा शक्तिशाली बिशपों की कोशिश के कारण हुआ, जिन्होंने अपनी अनुयायियों से कड़ाई से धार्मिक विश्वास तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी उत्तर भागों में अधिक फैली, जहां आबादी छोटी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावी हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाली जर्मन मूल के समूह गोथ, वेंडल, लोबार्डा आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर पोस्ट रोमन राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन के विसिगोथ का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट कर दिया। गाल में फ्रैंको का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोबार्ड का राज्य 568 से 774 तक। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन मिडिवल कहा जाता
है पूर्वीय भाग में, जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा। जस्टिनियन का शासनकाल समृद्ध और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का घोतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका में वेंडला के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को अस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया, इससे देश तहस नहस हो गया और लैम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ दशक तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। सासनी शासकों जो तीसरी शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी 79 ईसा में बना कोलोसियम, जहां तलवारें चलाने का निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। ये चित्र में दिखाया गया 60,000 दर्शक के बैठने के लिए जगह। प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया गया। बाइजेंटियम, अब रोम साम्राज्य के को ज्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसमें कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वीय रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीत, जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गए अरब जनजातियों को ही पराजय करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीते सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई, जैसा कि हम अगले विषय 4 में देखेंगे। अरब प्रायद्वीप और वहां रहने वाले अनेक जातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। मानचित्र 2 पश्चिमी एशियाई का काला सागर, कुस्तुनिया, कैस्पियन सागर, बुखरा, समरकंद, अफगानिस्तान, सिंधु नदी, फारस, ईरान, आर्मेनिया, एडेसा, दजला नदी, बगदाद, टेसिफोन, ओटियोंग, फरात नदी, दशमिकिया, सीरिया, फिलिस्तीन, भूमध्य सागर, जूडिया, सहारा मरुस्थल, अरब सागर, इधर मदीना, अरब, मक्का, लाल सागर, नीली नदी की घटनाओं का क्रम। 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी शासक और घटनाएं। 27 ईसा पूर्व 1400 ईस्वी में 27 ईसा पूर्व ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रीसिपेंट अब आपको अपने आप को अंगस्टक कहने लगा था। अंगस्टक प्रथम रोम सम्राट, लगभग 24 से 79 वरिष्ठ प्लिनी का जीवन। विसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु। विसुवियस ने रोमन नगर पेम्पोई को भी अपने लाओं में दफन कर दिया था। 14 से 37 टिबेरियस 66 से 70 विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेनाओं की जेरूशलम पर कब्जा। 98 से 117 लगभग 115 ट्रजान का पूर्व में विजय के बाद रोमन साम्राज्य के अधिकतम विस्तार। ट्रजान 117 से 138 212 साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दे दिया गया। हेड्रियन 224 में ईरान के नया वंश स्थापित, जिसके उनके पूर्वज समान के नाम से ससानी कहा गया। 193 से 211 सेप्टियम्स सर्वेक 250 के दशक में फारसवासियों ने फरात की पश्चिमी स्थित रोमन प्रदेश पर आक्रमण किया। 258 में कैथोर के साइप्रवासी बिपसप की मृत्यु दंड। 241 से 272 260 के दशक में गैलिनियस ने फिर से सेना संगठित की। 273 जो ईरान से शाहपुर प्रथम का शासन रहा। 273 पामाएरा का कारवां नगर रोमवासियों द्वारा नष्ट किया गया। 297 डायोक्लोसियन ने 100 प्रांतों के साम्राज्य का पुनर्गठन किया। 253 से 68 गैलिनियस लगभग 310
कैस्टेनटाइन में सोने का नया सिक्का सालिडस चलाया। 312 कैस्टेनटाइन के ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 284 से 305 ट्रेट की चतुष्वंत डायोक्लिनियस मुख्य शासक थे। 324 कैस्टेल्टाइनियन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया। उसने कुस्तुनिया नगर की स्थापना की। 354 से 430 हिप्पो के बिशप अगस्टीन का जीवन काल। 378 से गोथ लोगों ने एड्रिनपोल में रोमन नाव की करारी मात दी। 312 से 37 में कैस्टेनटाइन। 391 सिकंदरिया में सेरापीस के मंदिर नष्ट किए गए। 309 से 79 ईरान में शापूर द्वितीय का शासन। 410 में विसिगोथों ने रोम को विध्वंस कर दिया। 428 में वेंडल लोगों ने अफ्रीका के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। 408 से 450 में थियोडोसियस द्वितीय प्रसिद्ध थियोडोसियस कोड का संकलन। 434 से 53 में अटलिया नामक हुण का साम्राज्य। 493 में ऑस्ट्रोगोथों ने इटली के राज्य स्थापित किया। 533 में जेस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त करा लेना। 541 से 70 में ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप। 568 में लैम्बार्ड लोग ने इटली पर आक्रमण किया। 490 से 518 अनेस्टेसियस। 570 लगभग पैगंबर मुहम्मद का जन्म। 614 से 19 तक फारस के शासक खुसरो द्वितीय ने पूर्व रोम प्रदेश पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर लिया। 527 से 265 तक जस्टिनियन। 622 से पैगंबर मुहम्मद और उनके साथी को मक्का छोड़कर मदीना चल गए। 531 से 79 ईरान में प्रमुख खुसरो प्रशासन का शासन। 633 से 42 में अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण। मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 610 से 41 से हेलार्कियस। 661 से 750 में सीरियस में उम्मया वंश और 698 में अरबों के कैथोर की जीत। 711 से स्पेन पर सेना का आक्रमण ये चित्र में दिखाई गई है। रेनो की 25 कारी। 447 इसमें सम्राट जस्टिनियम को दिखाया गया है।